Hello students, so in video of today as you all are watching on the screen that हम शुरू करने जा रहे हैं the 100 dresses part 1 and part 2 कवर होगा एक अगली वीडियो में। तो मेरे कुछ प्लेलिस्ट बने हुए हैं जिसमें इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो कवर कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो ये चैप्टर है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो 100 ड्रेसेस एक स्टोरी है एक पोलिश लड़की की। पोलिश मीन्स पोलैंड में रहने वाली एक लड़की की कहानी है, और जनरली ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस कहानी में बहुत एक अच्छा मॉरल दिया हुआ है जो आपको कहानी के एंड में पता चलेगा। तो ये जो एक लड़की है, स्टूडेंट है, उसकी कहानी है कि होता क्या है कहानी में, ये हम समरी में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ इट। तो जो लड़की है वेंडा नाम की, उसे उसके क्लासमेट्स थोड़ा चिढ़ाते हैं, उसे उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्कूल में एक ही ड्रेस पहन कर आती है। फेडेड कलर है ड्रेस का, मतलब बहुत फीका कलर हो गया है, रंग उड़ गया है उसकी ड्रेस का, और वो वही ड्रेस डेली पहन कर आती है। उसके कुछ क्लासमेट्स हैं जो उसे चिढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पास कोई ड्रेस नहीं है, वो बहुत पुअर है। लेकिन वो कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस और हैं उसके पास, उसके क्लोजेट में। इसीलिए इस कहानी का नाम है द 100 ड्रेसेस। तो अब आते हैं एग्जाम पॉइंटर्स पे कि आपको इस स्टोरी के थ्रू, देखिए फुल टेक्स्ट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, तो वहाँ से आप उसको देख लेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें आएंगी वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 100 ड्रेसेस का जो है ये सबसे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि व्हेन यू आर राइटिंग आंसर, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या है, कुछ पॉइंटर्स जो है, जैसे कि इसके राइटर कौन है, इसको लिखा किसने है। लेट्स टेक अ व्यू नाउ। ये स्टोरी सबसे पहले लिखी किसके द्वारा गई है? एल्सनोर के द्वारा लिखी गई है। एल्सनोर ने लिखा है ये स्टोरी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? ओके वेट, ओके। एल्सनोर राइटर, कभी भी जब आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो राइटर का नाम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिंदी में कुछ ट्रांसलेशन में थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसके लिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज। देन कम्स द समरी ऑफ द स्टोरी। अब इसकी समरी क्या है? समरी है कि वेंडा पेट्रोन्स्की इज अ शाई पोलिश गर्ल फ्रॉम बोगिंग्स हाइट्स, is mocked for wearing the same faded blue dress every day. She claims to own 100 beautiful dresses, but no one believes her. Peggy and Mary lead the teasing. अब इसका मतलब क्या है? मैंने बताया था ये कहानी किसकी है, एक लड़की वेंडा नाम की। वेंडा पेट्रोन्स्की इज द नेम ऑफ द गर्ल। ये एक शाई लड़की, शाई मतलब शर्मीली लड़की है, पोलैंड की रहने वाली है, पॉलिश इसीलिए उसे कहते हैं। और उसके बाद वो बोगिंग्स हाइट में रहती है, और उसको मॉक करना मतलब चिढ़ाना। तो वो हमेशा उसको चिढ़ाते हैं बच्चे, क्योंकि वो हमेशा एक फेडेड ब्लू कलर के ड्रेस पहनती है जिसका रंग जो है थोड़ा उड़ चुका है। और उसको वो, लेकिन वो कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, लेकिन कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। नाउ एन इम्पॉर्टेंट नेम हियर इज कि ये जो नेम है पैगी एंड मैरी का नेम जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं स्टोरी में। ये जो पैगी है और मैरी है, ये भी उसको चिढ़ाते हैं और मजाक करने में, उसका मजाक उड़ाने में साथ देते हैं। लीड करना मतलब ये लोग भी उसको मिलके चिढ़ाते हैं। A drawing contest changes everything. Venda submits 100 stunning dress designs, wins the contest but by then she has already moved away due to bullying. अब ये कहानी का है एंड। होता क्या है कि अब जो है वेंडा इस चीज़ से बहुत परेशान है कि उसको बहुत चिढ़ाते हैं बच्चे। पैगी और मैडी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो उसको हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। एक ड्राइंग कंपटीशन होता है स्कूल में, और वहाँ पे वेंडा क्या करती है, एक बहुत सुंदर डिजाइन्स के 100 ड्रेसेस सबमिट करती है। और
द थिंग इज कि क्लाइमैक्स इज कि वेंडा वो कॉन्टेस्ट जीत भी जाती है, क्योंकि उसने बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन 100 ड्रेसेस के सबमिट कर दिए थे। अब ये क्या होता है कि सबमिट तो कर दिया उसने, सबको तो शॉक लगा ही, लेकिन अब तब तक क्या होता है कि जब तक बच्चों को ये पता चलता है कि उसके पास 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, वो स्कूल को छोड़ चुकी होती है, वो वहाँ से जा चुकी होती है, उस स्कूल से छोड़ चुकी होती है। और क्योंकि बुलिंग की वजह से, बुली मत करना मतलब उसको चिढ़ाना, टीज करना, मॉक करना, बुलिंग मतलब परेशान करना। तो यही है ये कहानी का एंड, होता यही है कहानी में। पार्ट 1 में यही होता है। ये एक छोटी सी बच्ची है जो अपने स्कूल में है, उसको बच्चे चिढ़ाते हैं क्योंकि वो हमेशा एक ही कलर की ड्रेस पहनती है, और लेकिन जब कंपटीशन होता है वो कंपटीशन में जीत जाती है, लेकिन वो इतना चिढ़ाते हैं बच्चे उसे कि वो स्कूल छोड़ देती है, लेकिन वो बोलती नहीं है। शाई मतलब शर्मीली लड़की है तो ज़्यादा वो बहस नहीं करती है। हिंदी ट्रांसलेशन इज ऑल्सो गिवन हियर, तो आप इसको पढ़ लेंगे खुद से। इससे रिलेटेड डाउट होंगे आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अब आते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड ऑफ शॉर्ट आंसर ऑल्सो। कैरेक्टर्स का आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टर्स, वेंडा मैंने बता दिया है आपको कि वेंडा कौन है। वेंडा एक शाई लड़की है, शर्मीली लड़की है, और क्वाइट मतलब शांत है बहुत, और आर्टिस्टिक भी है, पुअर गर्ल है, पुअर है लेकिन फिर भी उसके पास ड्रेसेस हैं। देन कम्स द पैगी। पैगी का नाम मैंने आपको बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम। पैगी, पैगी सुंदर है, प्रिटी है, पॉपुलर है, बट वेंडा को चिढ़ाती है। टीज करना मतलब चिढ़ाना, उसको चिढ़ाती है। मेडी भी है, पैगी की फ्रेंड है, और ये थोड़ा इसको बुरा लगता है जब पैगी और मेडी दोनों चिढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा मेडी को बुरा भी लगता है, गिल्टी फील होता है कि हाँ ये चिढ़ा रहे हैं इसको थोड़ा बुरा भी लगता है। चुप रहती है, मतलब उसको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हमें नहीं चिढ़ाना चाहिए, उसे थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर गिल्ट भी फील होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिस मैसन है, हु इज टीचर अगेंस्ट बुलिंग। अब ये है, इन सब की टीचर कौन है? मिस मैसन। मैसन का नाम आप याद रखेंगे वाइल राइटिंग द आंसर। तो मैसन इसकी टीचर है जो कि इसका अपोज करती है, मतलब इसका विरोध करती है कि चिढ़ाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट कम्स द व्हाट आर द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, कि वेंडा है जो हमेशा क्लास में पीछे बैठती है, पुअर है ऑब्वियसली, और वो कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और वो डेली उसको बच्चे चिढ़ाते हैं, उसके क्लासमेट्स उसको डेली चिढ़ाते हैं। और एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है जिसमें वेंडा अपने 100 ड्रेसेस सबमिट करती है। अब वो कॉन्टेस्ट जीत जाती है, लेकिन उसकी फैमिली वहाँ से चली गई है, हट गई है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा चिढ़ाया जाता है। और एट द एंड क्या होता है कि मेडी जो है उसको बहुत बुरा लगता है कि उसने वेंडा के साथ बहुत गलत किया है, उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए था। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप यू ऑल आर द स्टूडेंट्स, सो यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, कि कुछ बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों को बहुत चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। उन्हें लगता है कि ये बच्चा बहुत कम बोलता है, बहुत शर्मीला है, तो बहुत चिढ़ाते हैं ना। तो मोरल इस स्टोरी का ये है, इस कहानी का मैसेज ये है कि हमें कभी भी किसी को भी देखकर, किसी की अपीयरेंस को देखकर उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए उसकी अपीयरेंस को देख करके। थीम इज की बुलिंग एंड साइलेंस, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। बच्चे क्या इमेजिन करते हैं कि बहुत पुअर है, उसके पास कपड़े नहीं है, एक ही कलर कपड़े पहन के आती है, लेकिन व्हाट वाज द रियलिटी एग्जैक्ट? तो रियलिटी ये था कि उसके पास ड्रेसेस थे। तो ये है इसका मॉडल, और है क्लास डिवाइड एंड एम्पैथी। अब क्लास डिवाइड इज अगेन बेस्ड ऑन द कि कुछ बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, और वेंडा जो है वो एक ही कपड़े पहन के आती है। तो अमीर और गरीब वाला क्लास डिवीजन यहाँ पे दिखाया गया है स्टोरी में। गिल्ट एंड रिडेम्पशन मतलब होता है पछतावा करना, गिल्ट मतलब ये होता है पछताना। तो किसी आपको जब ये एहसास होता है कि आपने कोई गलती की है, तब उसको कहते हैं रिडेम्पशन या गिल्ट फील करना खुद से। मोरल मैसेज ऑफ द स्टोरी इज कि डोंट जज बाय अपीयरेंस। किसी को भी आप देख करके, उसके अपीयरेंस को देख करके, वो कैसा लग रहा है उसको देख करके जज मत कीजिए,
यही है सिंपली इस स्टोरी का मैसेज। मुझे उम्मीद है कि कहानी समझ में आ गई होगी और ओरिजिनल टेक्स्ट तो आपके बुक्स में दिए हुए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा, एग्जामिनेशंस में से बहुत हेल्प मिल जाएगी। स्पीक अप अगेंस्ट रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं और अगर आप उसे शांति से देख रहे हैं, चुपचाप उसे देख रहे हैं, तो ये भी एक गलती है। किसी गलती को चुपचाप होते हुए देखना भी एक प्रकार की गलती है। तो कभी भी अगर कुछ गलत हो तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाइए, बोलिए। एवरीवन डिजर्व्स काइंडनेस, सभी को विनम्रता से रहना चाहिए और सभी को विनम्रता मिलनी चाहिए। सभी को अधिकार है कि वो सबको प्रेम मिले, दयालुता से बात की जाए, दयालुता से रहा जाए सबके साथ। ये है स्टोरी का मैसेज। अब आते हैं वोकैब सेक्शन पे। वोकैब सेक्शन देयर इज नो एनीथिंग टू बी टीच, तो यहाँ पे आप इसे पढ़ लेंगे। बुलिंग का मतलब इजी है, समझ लेंगे। बुली करना मतलब तंग करना, एंड मॉक करना मतलब भी मजाक उड़ाना। बुलिंग करना मतलब थोड़ा एक्सेसिवली, थोड़ा ज़्यादा परेशान करना इस बुलिंग। और मॉक करना मतलब ओरली आप किसी को थोड़ा परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ ह्यूमरसली जो किसी को बुरा लग रहा है, वो मॉक करना होता है। देन कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता आसान है। फेडेड मतलब फीका, ये भी आसान है। स्केच भी आसान ही है, आप इसे याद कर सकते हैं। क्लोजेट इज कपड़े की अलमारी। तो डू रिमेम्बर कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ अलमीरा हियर। तो अलमीरा होता है, क्लोजेट होता है, वार्डरोब होता है, ड्रॉअर होता है, ये सब है। बट क्लोजेट इज एग्जैक्टली द अलमीरा फॉर द क्लोथ्स। जो कपड़े रखने की अलमारी होती है उसे कहते हैं क्लोजेट। रिग्रेट करना मतलब होता है पछताना। रिडेम्पशन, गिल्ट, रिग्रेट ये सब एक ही है। रिग्रेट करना मतलब पछताना। आपको जब ये फील हो रहा है कि आपने कोई गलती की है, दैट इज कॉल्ड द रिग्रेट। गिल्ट इज अगेन अपराध बोध। इसका मतलब ये है कि आपको अब फील हो रहा है कि आपने कुछ गलती किया है। और रिग्रेट में क्या है कि पछतावा, आप उसको फील कर चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मूव अवे इज इजी टू रिमेम्बर। मूव अवे मतलब स्थान बदलना या हट जाना या चले जाना। और करेज साहस, ये आसान है। सिंपथी क्या होता है? सिंपथी मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति मीन्स व्हेन यू आर एबल टू फील द सॉरो ऑफ समवन एल्स। आप जब किसी का दुख सुनते हैं, किसी की परेशानी सुनते हैं और आपको फील होता है कि एक्चुअली वो अगला इंसान कितना परेशान है, आप उसके दुख को महसूस कर पाते हैं, वो होता है सिंपथी। ठीक है। नेक्स्ट है अपॉलजी। अपॉलजी मतलब जो आप बात बात में सॉरी बोलते हैं कि आपसे कोई गलती हुई, आपने कहा सॉरी, तो ये है सॉरी। ये है नाउन, याद रखिएगा कि ये है अपॉलजी इज नाउन एंड अपोलोजाइज इज ऑल्सो अ वर्ड। उसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो अपोलोजाइज इज वर्ड एंड अपॉलजी इज नाउन। ऑनेस्ट, ईमानदार, ये आसान है याद करना। देन कम्स द कंसाइंस। कंसाइंस मीन्स होता है आपका अंतर्मन। अंतर्मन क्या होता है? आपके अंदर की आवाज़। कभी कभी आप जब कोई गलती करते हैं तो आप किसी से नहीं कहते हैं, आप बातों को छुपा लेते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको मन में ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ये गलती की है। या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आपको लगता है कि ये मैंने गलत किया है या ये मैंने अच्छा किया है। तो आपके अंदर की जो आवाज़ होती है, आपकी अंतरात्मा, उसे हम कहते हैं अंतर्मन, यानी कि आपका कंसाइंस। और फॉरगिव इज इजी। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। सो वोकैब सेक्शन इज कमिंग टू एन एंड हियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स, सॉरी important quotes with meanings. अब if you are preparing for exams of this chapter, so important quotes ये हैं आपके long answers में, ये आपको काम आने वाले हैं। काम कैसे आएंगे? While writing the long answers, if you add these quotes in your answers, this will gain your marks automatically, because these are very tough
टू रिमेंबर फॉर द स्टूडेंट्स। तो सिंपली आप ये करिएगा कि इसे कुछ जो हैं ये कोटेशंस एग्जैक्टली क्या होते हैं, किसी सेंटेंस को किसने, कोई स्टोरी है या कोई ड्रामा है, तो ड्रामा में सब डायलॉग्स बोलते हैं, तो किसी के डायलॉग्स को याद कर लेना। एग्जैक्टली कोई किसी ने कुछ कहा है उसे आप अपने आंसर में लिख दीजिए, तो ये है कोटेशन। बिना किसी चेंज किए हुए, डू रिमेंबर कि यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड द कोटेशन। तो इसे आप याद कर लेंगे, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, इसे आप याद कर लेंगे। और कुछ आंसर्स आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं इससे, जैसे कि ये सारे जो कोटेशंस हैं, इफ़ यू हैव रेड द ओरिजिनल टेक्स्ट तो यू मस्ट बी नोइंग कि ये सब किसने बोले हैं ये सारे, तो आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं। दिस नथिंग टू टीच हियर। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन आंसर, वेरी इजी। व्हाई वाज वेंडा टीज्ड एट स्कूल? आई होप कि इसका आंसर तो आप इन सेकेंड्स दे सकते हैं कि वेंडा को क्यों चिढ़ाया जाता था। ऑब्वियसली उसके पास फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस थी जो वो पहन के डेली आती थी, इसीलिए। अब शॉर्ट आंसर जो होता है और लॉन्ग आंसर जो होता है, शॉर्ट आंसर में यू हैव टू एग्जैक्टली टेल व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग, एंड लॉन्ग आंसर इज अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन एंड द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसको आप याद रखेंगे कि जब भी लॉन्ग आंसर लिखना है आपको, तो पहले इंट्रो होना चाहिए कि व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट, देन व्हाट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन आस्किंग, एंड एट द एंड देयर इज अ कंक्लूजन इन द आंसर इटसेल्फ। तो लॉन्ग आंसर इज लाइक दैट, और शॉर्ट आंसर में जो भी पूछा गया एग्जैक्टली वही बता दीजिए, 1 और 2 लाइन्स में आपका शॉर्टेड है आंसर। अब व्हाई डिड वेंडा क्लेम अबाउट हर ड्रेसेस, व्हाट डिड वेंडा क्लेम अबाउट हर ड्रेसेस? तो वेंडा अपने ड्रेसेस के बारे में क्या क्लेम करती है? क्लेम करना मतलब दावा करना होता है, तो क्लेम वो क्या करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। इजी है। डिस्क्राइब पेगी एंड मैडीज रोल। पेगी एंड मैडी का रोल बताना है। मैंने आपको समरी में बता दिया था कि पेगी जो है उसको चिढ़ाती है, मैडी को थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है कि वो मिलती है, उसको फील होता है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा गिल्ट बाद में फील होता है। व्हाट वॉज द टीचर्स रिएक्शन टू टीचिंग? तो टीचर का क्या रिएक्शन होता है, एंड व्हाट वॉज द नेम ऑफ द टीचर? मिस मैसन। याद रखना है, नेम ऑफ द टीचर वॉज मैसन। ओके, नेक्स्ट कम्स द व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी? मैंने बताया था डोंट जज एनीवन बाय इट्स अपीयरेंस, और डोंट जज बाय अपीयरेंस इज द ओनली आंसर ऑफ योर स्टोरी। अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जोन इज अबाउट एमसीक्यूज। वेयर डिड वेंडा लिव? वो कहाँ रहती थी? बर्गिंग हाइट्स। मैंने बताया था आपको आंसर। और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आसान है। वेंडा क्लेम टू हैव 100 ड्रेसेस। मेडी सपोर्टेड द टीजिंग ऑफ वेंडा। क्या मेडी सपोर्ट करती थी? वो चुप रहती थी, वो सपोर्ट नहीं करती थी। गलती उसकी ये थी कि वो चिढ़ाती नहीं थी, लेकिन उसको बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वो चिढ़ा देती थी उसको, उसका वो विरोध नहीं करती थी उस बात का, पैगी की बातों का, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी, तो उसको अगेंस्ट जाएगी कैसे। माइंड मैप इज कि चैप्टर इन नट सेल, इसका मतलब मैंने ये स्पेशली ये स्लाइड इसलिए बनाई है कि आप इसको एक ग्लैंस में याद कर सके कि वेंडा इज अ गर्ल जिसको डेली चिढ़ाया जाता है, उसके पास 100 ड्रेसेस क्लेम करती है, वो एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है, वो जीत जाती है और फैमिली वहाँ से चली जाती है। और मोरल इफ द स्टोरी इज कि रिग्रेट होता है मेडी को और मोरल रियलाइजेशन है। फिर मेडी और सबको रियलाइज होता है कि वेंडा सही कह रही थी। अब ये है मेरे कंप्लीट नोट्स विच आई हैव स्पेशली मेड फॉर यू ऑल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, एंड डिटेल भी मैंने इसलिए नहीं बताया है कि डिटेल आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट है तो आप उसको पढ़ेंगे, यू विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑल्सो, तो देयर इज नो नीड टू टीच ऑल द थिंग्स इन द डिटेल एंड टेकिंग सो मच टाइम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंटर से एग्जाम के टाइम देखिए और इसके आंसर्स पूरे कम्प्लीटली तैयार कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो इसका पार्ट 2 विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके डाउट्स हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।